देखिए, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था पार्ट 3 में कि वाई इंडिया इज़ द कॉल्ड द फेडरलिज्म, क्या उसको फेडरलिज्म कहा जाता है। तो उसी में से जो टॉपिक था सेंटर स्टेट रिलेशंस कि सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशंस है। तो यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन देखिएगा कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन को देखेगा तो कभी भी भारत का संविधान जो है या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब अगर देखेंगे तो वो फुली फेडरलिज्म नहीं है, यानी फुली संघीय नहीं है। यानी यहाँ पर जो भारत का संविधान में, क्यों पहले ही बताया, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, कि राज्यों का समूह है, राज्यों को समूह को जोड़कर यहाँ पर किया गया। तो भारत का संविधान जो है वो क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय है, आधा फेडरल है, जिसमें माने केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया। याद देखिएगा, सेंटर को मोर पावरफुल बनाया गया। और अगर कोई भी क्षेत्र में देखेंगे कि कोई भी विवाद होता है, या आप देखें कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और उसके बाद देखिए रिसीडियल जो है पावर सेंटर का है। और कभी कोई भी विवाद हो गया सेंटर और स्टेट में, तो पावर किसको दे दिया जाता है, उसका जो सेंटर स्टेट में विवाद हो गया उसमें फेवर दिया जाता है सेंटर को। अगर कोर्ट भी चल गया, जो जुडिशरी एम्पायर का काम करता है, थर्ड एम्पायर का काम करता है, तो वो क्या चल जाएगा वहाँ पर, वो उसी के फेवर में सेंटर को दे देगा। और अभी भी क्या है कि कोई भी बिल अगर पास हुआ तो हम लोग को माने कि जैसे अगर कुछ माने कि मनी बिल हो गया तो हम लोग को 2/3 स्टेट से पास कराना होता है, या फिर कोई सेंटर बिल ले आया तो स्टेट पर डिपेंड हो जाता है कि उसको लागू करेगा कि नहीं लागू करेगा। लेकिन कुछ अगर मनी बिल हो गया, अगर वह सेंटर से पास हो गया तो स्टेट को मजबूरी में मानना होगा। यहाँ पर बात है, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन। अब क्या होता है, जब शुरू में भारत आज़ाद हुआ था, हम लोग का 26 जनवरी 1915 को कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कि कंप्लीट तो 26 नवंबर 1949 को गया था, लेकिन इसको मैंने कि एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1950 26 जनवरी को। तो उसके बाद से क्या हुआ, ज़्यादातर जो सेंटर है, सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट सेम पार्टी का रहता था, तो कोई दिक्कत नहीं होता था किसी तरह का। यानी आप उस समय का स्टेज देखेंगे तो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर था वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचता था, प्राइम मिनिस्टर के पास, कि हमको कुछ फंड दे दीजिए, रिक्वेस्ट करने पहुंच जाता था, कोई ये नहीं था। यानी मूल रूप से अगर सेंट्रल स्टेट रिलेशन का देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ अगर मेन टाइप से, तो लेजिस्लेटिव मैंने देखेंगे कि लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेटिव किसका पावर है, यानी विधायी शक्ति किसका पावर है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में जो डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है आर्टिकल, एकदम याद रखिएगा। जब लेजिस्लेटिव, यहाँ देखेंगे पहला होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, ये दोनों का जो संबंध होता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस का, तो इसको चर्चा किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 245 से स्टार्ट हुआ है और उसमें सब कुछ समझाया गया लेकर 255 तक, यानी आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255, क्योंकि बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस साल इसमें एक और क्लियर करना, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो है 2026 में आया था। और जब भी आप सीबीएसई का हर साल का क्वेश्चंस को ठीक से अगर एग्जामिन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हर 3 साल के बाद क्वेश्चंस या हर दूसरा साल जो आया है रिपीट नहीं होता है, और 3 साल तक लगभग नहीं आता है। तो यानी ये अगर देखेंगे तो 2026 में आया था और 2023 में आया था। तो ये टॉपिक नहीं है इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी क्या है कि आजकल असर्शन रीजनिंग आता है, असर्शन रीजनिंग में इसी से उठा देता है जो क्वेश्चंस आया हुआ है। इसको हम इसको कुछ असर्शन रीजनिंग के चलते इसको डिटेल्स बता रहे हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस होता है पहला, एकदम याद रखिएगा। आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक दिया गया है, जिसमें लिखा गया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट। फिर जो दूसरा रिलेशंस होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, याद रखिएगा, प्रशासनिक, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होता है, दोनों का संबंध क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो इसमें बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में क्या होता है कि यहाँ पर पावर दिखाता है, किसमें पावर किसका क्या है। तो ये जो चर्चा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक, जब केस स्टडी आता है, याद रखिएगा, केस स्टडी जो होता है वहाँ पर पिछले बार जोग्राफी और हिस्ट्री से आया था, तो इस बार हिस्ट्री से संभावना कम है और जोग्राफी से कम है, यानी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से केस स्टडी रहेगा।
तो यहाँ पर क्या होता है कि आजकल डीप पूछने लगा है। क्या मैथ में देखिए, मैथ से भी हम एक अलग चैनल बनाए हुए हैं, उसमें वीडियो डाल रहे हैं, तो वहाँ भी देखिएगा तो इस चीज़ को हम चर्चा करें। यानी आर्टिकल, इसको याद रखिएगा, एडमिट 256 से लेकर 263 तक। और तीसरा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? तो यहाँ पर आपको तीसरा लिखना है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिलेशंस में आप देखेंगे, रिलेशंस में तो इसका जो आर्टिकल होता है, फाइनेंशियल रिलेशन जो आर्टिकल लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो लिखा हुआ है 265 टू 293। इसमें चर्चा क्या है कि कलेक्शंस कौन करेगा, फिर उस टैक्स का निर्धारण क्या होगा। जैसे आजकल जीएसटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फिर उसका स्टेट का जो मनी जो उसका है कि जो उसका कितना स्टेट का है, तो उस तरह से उसको वितरण डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यानी आप देख लीजिए 3 तरह का इसका बने कि स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो पहले क्या था, पहले कैसे थे, एक पिक्चर्स में अगर गौर करिएगा तो एक पिक्चर्स दिया होगा कि इस पिक्चर्स को गौर करिए, इस पिक्चर्स को गौर करिएगा तो स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर्स। यानी पहला में क्या है कि स्टेट्स मने कि अपने पावर के लिए लड़ रहा है। यहाँ देखिए सब चीफ मिनिस्टर्स पहुँच गया है, और ये इंदिरा गांधी है, और यहाँ पर बांटने वाला कुक है, पावर ऑफ द स्टेट। सब कोई अपना अपना कटोरा लेके पहुँच गया है। अब इंदिरा गांधी अपने मर्जी से वो दे रही है। यानी यहाँ पर एक ये किट्टी का जो है लाभ माने कि यहाँ पर है लाफिंग विथ कुट्टी करके है। यानी यहाँ पर क्या दिया, अगर फर्स्ट पिक्चर देखिएगा तो लिखा है देयर आर 2 कार्टून शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सो द स्टेट गो टू द सेंटर विद बेगिंग बॉल, मैंने कटोरा के भीख मांगने लगे कि हाउ कैन द लीडर ऑफ। अब सेकंड वाला पिक्चर देख रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी का है। तो यहाँ पर इसमें कोलिएशन गवर्नमेंट है। यहाँ देख रहे हैं, अगर गौर से करेंगे तो इसमें गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ साइकिल, यहाँ पर 2 पत्ता मैंने कि AIDM के, यानी कि सॉरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फिर यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, फिर यहाँ पर अलग दिया हुआ है अलग पार्टी, यहाँ पर बीजेपी है। यानी सब मिलके एक फ्रंट बना लिया है। यानी आप देख रहे हैं कि यानी 2 तरह का स्थिति हो गया। तो पहले क्या था, जब मतलब कि आप देखेंगे गौर करेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में पहले क्या था, सेंटर में जो गवर्नमेंट होती थी उसी का स्टेट गवर्नमेंट में होता था। और आज के डेट में भी वही है लगभग। जैसे कि अगर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो लगभग ज़्यादातर स्टेट है 6 या 7 स्टेट को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर आपको वहाँ पर बीजेपी की ही सरकार है। यानी अब स्टेट गवर्नमेंट माने उसके पास माने जब दोनों में अपना गवर्नमेंट होता है तो स्टेट का पावर कमज़ोर हो जाता है। स्टेट जो है उसकी मर्जी पर टिका हुआ है, सेंटर गवर्नमेंट किसको चीफ मिनिस्टर बनाएगा क्या बनाएगा वो उस पर डिपेंड होता है। लेकिन ये इसको ये बदली अगर 1990 से देखेंगे तो उस समय से ये परिस्थिति बदल गया था। लोग माने कि एक पार्टी रीजनल पार्टी इतना मजबूत हो गया था कि वो अपना माने कि हर स्टेट में हर रीजनल पार्टी, अगर आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो ममता बनर्जी रीजनल पार्टी हो गई थी। अगर आप देखेंगे माने कि बिहार में, उसके बॉर्डर में बिहार है तो वहाँ पर JDO या फिर RJD हो गई थी, या फिर उसके बगल में बॉर्डर झारखंड है तो वहाँ पर JMM हो गई थी। तो अलग अलग पार्टी पावरफुल रीजनल पार्टी हो गई। या फिर अगर देखेंगे आप माने कि तमिलनाडु में तो वहाँ पर AIDMK या फिर DMK हो गई थी। तो अलग अलग रीजनल पार्टी हो गया था और वो हर पार से, तो इसे सब मिलके 2 फ्रंट बनाया था। अगर बीजेपी देखिएगा तो बीजेपी उस समय का हम 91 की बात कर रहे हैं तो NDA बनाया था, कोलिशन गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। और जब कांग्रेस था तो UDF बनाया था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। यानी इस तरह से। लेकिन अब UDF के जगह पर अब इंडिया बना लिया है, ठीक है, या नाम चेंज किया, ये यही कोलिशन है। तो इस तरह से क्या हो गया था कि स्टेट मजबूत हो रहा था, स्टेट डेवलप कर रहा था। जब कोलिशन गवर्नमेंट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को उखाड़ नहीं फेंकता। अभी भी अगर देखें बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री बदलना है तो तुरंत बदल देगा। तो यहाँ देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन, तो रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथन्ड इन प्रैक्टिस। यानी आप देखेंगे जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन दोनों का सेम होगा तो फेडरलिज्म और मजबूत होगा। तो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियली डिपेंड टू लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर फॉलो दिस एलिमेंट। यानी यहाँ पर जो है इसी से केस स्टडी में यहीं से देता जाता है। तो अब यहाँ से हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, देखिए यहाँ लिखा नहीं है तीनों रिलेशन, लेकिन इसको आपको याद रखना केस स्टडी में डाल देता है। मैंने लेजिस्लेटिव रिलेशंस उसका आर्टिकल बताया 2045 से 55, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आर्टिकल 256 से 263, फिर हम बताया फाइनेंशियल रिलेशन 268 से लेकर 293।
तो यहाँ पर देखें फॉर ए लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड बोथ द सेंटर एंड मोस्ट स्टेट, कि बहुत दिनों तक दोनों का सेम ही रहा। अगर गौर करेंगे तो दोनों का सेम पार्टी रहा, सेंटर में भी और स्टेट में भी। दिस मेंट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। जब सेम रहा तो स्टेट गवर्नमेंट डरता था, जैसे आज के डेट में भी अगर किसी भी स्टेट में रही है तो बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी, तो उसको बोलने में उतना वो हिचकता है। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट वाज डिफरेंट, द पार्टी दैट रूल्ड इन द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर स्टेट। तो बहुत दिनों तक क्या था, अगर दोनों अलग अलग हो गया तो सेंटर जो स्टेट का डिमांड को पूरा नहीं करता था। तो इन दोज डेज सेंटर गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, कि उस समय पर जो केंद्र सरकार था, राज्य सरकार को डिसमिस कर देता था अगर वो अलग पार्टी है। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, तो यहाँ पे फेडरलिज्म का जो चक्कर था अंडरमाइन होता है। सो ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, यहाँ से 1990 से ये बदला। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री। हर स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा, रीजनल पार्टी का दबदबा स्टार्ट हो गया। दिस वाज ऑल्सो बिगनिंग द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, जिसमें बताया एनडीए, यूडीएफ और आजकल इंडिया और इंडिया है संगठन है। एट द सेंटर सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, कि कोई भी पार्टी माने कि उसको मेजोरिटी लोकसभा में नहीं मिल रहा। अगर बीजेपी को अपने बहुमत में नहीं मिल रहा था, कांग्रेस को नहीं मिल रहा था, द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू इंटर इनटू अलायंस विथ मेनी पार्टी इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी केंद्र में बना रहा है। दोनों फोटो का चर्चा कर दिया हम। अब यहाँ पर देखेंगे दिस लीड टू न्यू कल्चर, दिस लीड टू न्यू कल्चर ऑफ द पावर शेयरिंग यानी नया हुआ रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनोमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उसमें स्टेट गवर्नमेंट बहुत मजबूत हो गया था, जैसे बिहार में आरजेडी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर वेस्ट बंगाल देखेंगे तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अगर देखेंगे साउथ में देखेंगे तो एआईडीएमके, डीएमके, तो अलग अलग पार्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। एंड दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को मने के हटाना दिक्कत हो गया। सो दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर, यानी आज के दिन में फेडरल जो पावर है ज़्यादा हो गया जब कॉन्स्टिट्यूशन कम इंटू फोर्स आया था, यानी कम इंटू फोर्स यहाँ से बिठाते याद रखिएगा कब फोर्स में आया, 26 जनवरी 1945। अब यहाँ पर देखिए एक ये दिया हुआ है येलो कलर का, तो ये आएगा नहीं, फिर भी इसमें से कभी कभी एमसीक्यू पूछ देता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए 2011 का सेंसस नहीं हुआ है, तो उस सेंसस में देखेंगे तो देखिए ये लाइन को याद रखिएगा कि मदर टंग के रूप में 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, मातृभाषा अलग बोल रहा है, लेकिन 2011 में क्या किया, इसको कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने का मतलब क्या हो गया, इसको दीज लैंग्वेज वे आर ग्रुप टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल भोजपुरी, मगही, ठीक है, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी को सबको मिलाकर हिंदी बताया। फिर भी इतना करने के बाद भी इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग 121 मेजर लैंग्वेजेस, और 121 में से 22 को माने कि शेड्यूल ऑफ माने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 शेड्यूल में लिया गया और उसको दिया गया कि इसको शेड्यूल लैंग्वेज, और बाकी 99 को अभी शेड्यूल लैंग्वेज नहीं मिला है। यानी इस तरीके से यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा कौन बोला जाता है, पूरे अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है 43.63, उसके बाद बंगाली बोला जाता है 8.03, उसके बाद मराठी बोला जाता है, देखिएगा आप गौर से तो मराठी जो दिया हुआ 6.86, और उसके बाद जाके तेलुगु बोला जाता है 6.70, ये याद रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसका जो अगला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द सेंटर, तो वो इस बार इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन उस टॉपिक में रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा। और कोई भी सजेशन है तो हम उसको मोस्ट वेलकम करते हैं, आप इसको दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।